भारत का संवैधानिक विकास। आज हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास भारतीय राज्य व्यवस्था में। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है, ये बताना है। तो ये है आपका 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1935 है। और इसमें CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो महालेखा परीक्षक हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनके पद का सुझाव दिया गया है CAG का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो उस आयु तक होता है, याद रखिएगा। अगला हम बात करें तो CAG को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, अर्थात राष्ट्रपति इसे हटा नहीं सकता, बल्कि उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्त के पश्चात CAG किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ एवं राज्यों के लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है और उसे लोक निधि का अभिभावक भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारतीय राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था और यह अधिनियम लेखा परीक्षक विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई थी। और यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक के महालेखा परीक्षक पर सुझाव दिया गया था, याद रखिए। इसका राइट आंसर C ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? जो कोलकाता हाई कोर्ट है, कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह किया गया था 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है या विनियामक अधिनियम, इसी के द्वारा की गई थी। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 1773 के विनियामक अधिनियम, यही इसी को हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसी को कहा जाता है और इसी के द्वारा जो 1773 में आया था, एलिजा एम्पे इसको लेकर के आया था। ये पहले न्यायाधीश थे कोलकाता हाई कोर्ट के और इन्हीं के द्वारा इसी अधिनियम के तहत कोलकाता हाई कोर्ट की स्थापना होती। मतलब कोलकाता हाई कोर्ट में, कोलकाता उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की पहली बार कोलकाता में स्थापना हुई थी। और 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स, लेमोस्टर और हाइड अन्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किसको माना जाता है? तो आप सभी जानते हैं BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन थे? याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 5 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो याद रखेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का मतलब उन्होंने कहा था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है यह संविधान का हृदय और आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह आपका अनुच्छेद 32 में वर्णित है, ठीक है। अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और C ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान का प्रारूप पूरा हुआ था। जो संविधान है, संविधान का प्रारूप बनकर कब तैयार हुआ? यह 26 नवंबर 1949 को। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला। तीसरा वाचन की बात की गई है और 26 नवंबर 1949 को यह प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसी दिन संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया और तथा संविधान का प्रारूपण भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थी। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई थी और इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। अब यहाँ पे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसका गठन कब हुआ। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होता है और इसके अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। इसमें कौन कौन से अन्य सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अयंगर, सैयद एम सादुल्ला, बी एल मित्रा और डीपी खेतान। मृत्यु के पश्चात टी कृष्णमाचारी थे और बी एल मित्रा की मृत्यु के पश्चात बाद में एन माधवराव बने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इनकी व्याख्या भी इसलिए करवा देते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए समझने में। क्वेश्चन अगर वैसा ही क्वेश्चन दोबारा आपसे पूछता है और थोड़ा सा उसकी जो स्ट्रक्चर है, प्रकृति है क्वेश्चन की, अगर उसे चेंज भी कर देंगे तो आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया आपको, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी आर अम्बेडकर। अगला 8वां नंबर प्रश्न है सूची 1 भारतीय संविधान के मद और सूची 2 जिस देश से अपनाया गया से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, एक तरफ भारतीय संविधान के मद है और जिस देश से अपनाया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक का टूप हो जाएगा। ठीक है, मूल अधिकार, मूल अधिकार की बात करेंगे, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए हैं, तो बी का 5 हो जाएगा। ठीक है, संघ राज्य संबंधों की समवर्ती सूची, समवर्ती सूची की प्रावधान आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तो सी का 1 हो जाएगा। और भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। भारत राज्य, और यहाँ पे आयरलैंड लगाना था, हमने उसमें टिक कर दिया और इसका हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। यह आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा A3B5। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा A3B5, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। A3B5C1D2, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय संविधान के मद और देश जहां से अपनाया गया में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ये आपके आयरलैंड से लिए गए। मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से लिए गए। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई। भारत राज्यों का संघ है और तथा संघ में अधिक शक्ति नहीं थी, यहाँ पर कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उनका मत किसमें प्रतिबिंबित होता है? याद रखेंगे यह उद्देश्य का, भारतीय संविधान के उद्देश्य का जो है प्रस्तावना है, इसमें इनका मत प्रतिबिंबित होता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य का शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन कराती है और संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देश्य का उन मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। अगला क्वेश्चन है 10। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे, यह केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था और इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्ताक्षरित 2 भागों में बांटा गया और इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयन सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से संविधान संघ की संघ संविधान समिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का अध्यक्ष कौन था? संघ संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जहां पे भी आपको संघ दिख जाए वो हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, याद रखेंगे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बताया भी बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष आपके जे.बी. कृपलानी और मौलिक अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के किसी सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। यह किसने कहा था? ठीक है, ये बताना है कि यह किसके द्वारा कहा गया। यह कहा गया था जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा के सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है जिसमें समान अनुपात में केसरी सबसे ऊपर, फिर सफेद और फिर आपका गहरा। आप देखें अभी ये 3 कलर होते हैं अपने तिरंगे में, लेकिन बीच में जो आपका ब्लू कलर का एक नीले रंग का चक्र है, उसके लिए मतलब किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफेद और गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो और जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था और भारतीय संविधान सभा ने इसे 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत भी किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 से प्रभावी हुआ था? इसमें कौन कौन से प्रभावी हुए, याद रखिएगा। निर्वाचन इसमें प्रभावी हो गया था, याद रखिएगा। इसमें निर्वाचन प्रभावी हो गया था। फिर आपका दूसरा है नागरिकता को भी प्रभावी कर दिया गया था। आपात उपबंध यहाँ पे प्रभावित नहीं हुए थे और न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी प्रभावी नहीं हुए। तो 1 और 2 ही इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन, नागरिकता, संसद इत्यादि प्रभावी हुए और संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। कथन दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। ये कथन एकदम सही था। और दूसरा कथन है प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। तो ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं। इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ये आपका 14 नंबर यहाँ पे होना चाहिए ऊपर इसको, लेकिन ये मिसप्रिंट होके नीचे आ गया है। कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ। कथन 1 में दिया है भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये एकदम सही है। और प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई थी, ये कथन भी सही। दोनों कथन अलग अलग सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं कर रहे हैं। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था और तथा इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस प्रकार दोनों कथन सही हैं और किंतु 2 कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये बताना। यह आपके आपातकालीन प्रावधान जो है ये जर्मनी के वाइमार संविधान से लिए गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन आदि प्रावधान आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया यूनाइटेड किंगडम तथा संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? याद रखेंगे दोनों में एक चीज कॉमन है, स्वतंत्र न्यायपालिका। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न है क्योंकि इसका यही कारण है, यह न्यायिक पुनर्विलोकन प्रणाली है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली है उसको न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है, इसलिए वो भिन्न है, ये अलग। डी ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था लागू है जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय
संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है और इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में भी दी गई व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू हैं। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं और घटना चक्र क्वेश्चन के बुक से भी इनको यहाँ पे लिया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान के आलेखन जो प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। क्या सही है? यस, ये एकदम सही है। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये कथन भी आपको क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रमुख में उनका विश्वास था, तो ये कथन आपका गलत है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका के प्रमुख में उनका विश्वास था और वे शासन के एक अधिनायकीय स्वतंत्र स्वरूप के पक्षधर थे, ये भी आपका गलत है। जैसे पूछ रहा है सही उत्तर चुनना है तो पहला और दूसरा इसमें सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 और 2। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? इसे बताना है। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्रमाणित किया है। ठीक है, या अनुप्राणित किया है। क्या ये सही है? यस, ये कथन एकदम सही है। यह केवल एक प्रस्ताव भर ही नहीं था बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी, ये भी सही है। और इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया है, ये भी सही है। तीनों कथन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के संविधान में ली गई थी? तो ये बताना है। और भारत के संविधान में ली गई है तो यह है आपके कानून का शासन ली गई है ब्रिटेन से, कानून का शासन। फिर है आपका विधि निर्माण की प्रक्रिया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं ली गई। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, और नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, सॉरी 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ये सही है। चौथा आपने तो 1, 2 और 4 इसका राइट है डी ऑप्शन। संसदीय शासन प्रणाली विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन और एक नागरिकता आदि विशेषताएं प्रदान करता है। और भारतीय संविधान ब्रिटिश संविधान से ली गई है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से भी ली गई है। जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है यह आपके अमेरिका के संविधान यूएसए से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस नंबर प्रश्न है? इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूपण समिति का तो याद रखेंगे NG अयंगर थे, BN राव भी थे, सॉरी BN राव नहीं थे, यहाँ पे KM मुंशी थे, मोहम्मद शाहदुल्लाह थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, BN राव इसमें शामिल नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे और इसके अतिरिक्त 6 सदस्य थे जिनमें NG अयंगर, BL मित्र, KM मुंशी, कृष्ण स्वामी अयंगर और सैयद मोहम्मद शाहदुल्लाह हैं और DP खेतान भी हैं। ठीक है, बाद में मिश्रा के स्थान पर माधवराय तथा खेतान के स्थान पर कृष्णाचार्य बने थे सदस्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 नंबर प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? अभी आपको बताया था कि कौन कौन से जो प्रावधान है लागू हो गए थे 1949 में। 26 नवंबर 1949 को नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद, ये भी तीनों ये शामिल हुए थे। नागरिकता, निर्वाचन और अस्थायी संसद, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और संविधान के कुछ अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। कौन कौन से थे? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, 60, 324 ये आप दिए हुए हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 91, 92, 93 और 94 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। अगला प्रश्न 23,
भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है। ये इसमें कौन सा कथन सही है? भारत प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया है, ये एकदम सही है। फिर है आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे, तो ये गलत है। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था, ये एकदम सही है। और सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सीटों का वर्गीकरण ऐसे नहीं किया गया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 1 और 3, ओनली 1 और 3 सही है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया और इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा तय किया गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? सर्वोच्च न्यायालय तभी बताया था आपको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ए ऑप्शन करेक्ट है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें सर एलिजा इम्पे इसके प्रमुख न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न 25, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया है? ठीक है, ये बताना है द्विसदनीय विधायिका कौन सा एक्ट लेकर के आया है। तो याद रखेंगे केंद्र में 1919 का जो एक्ट है मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो आया था, ये 1919 में आया था और इसी के द्वारा द्विसदनीय विधायिका को लाया गया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका या विधायिका की स्थापना की गई थी और ऊपरी सदन, जिसे हम राज्य परिषद बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था और उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित तथा 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था और उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये बताना है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया और उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, एकदम सही है। फिर अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में प्राप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ये भी ठीक है। यहाँ पे और देखते हैं, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया नहीं, इसका निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसकी चुनाव की प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था, ये एकदम सही है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, यही इसका गलत ऑप्शन है। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। यहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था और ना कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया और संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष अभी बताया था आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे और जो आपके डॉक्टर सचिदानंद थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसकी अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने किया और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था। 28 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखने वाले थे आपके जवाहरलाल नेहरू, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया और यही उद्देश्य प्रस्तावना का प्रारूप बना था। अगला प्रश्न 29 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो टोटल यहाँ पे 12 अधिवेशन हुए हैं, याद रखिएगा, टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह एवं 18 दिन का समय लगा और कुल 11 अधिवेशन मतलब कुल अवधि 165 दिन हुए, लेकिन संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखेंगे। टोटल कुल कितने 12 अधिवेशन हुए हैं, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर
30। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। यह प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था बी.एन. राव के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और प्रारूप समिति ने बी.एन. राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया और बी.एन. राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। 31 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची तो अभी बताया था, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार है और लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 32 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र, एक तरह से आप देख सकते हैं आयरिश गणतंत्र, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश या आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे और इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 80(3) में किया जाता है। अगला प्रश्न 33 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। भारत के संविधान के उपबंध और स्रोत। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, तो एक का 3 हो जाएगा। निदेशक तत्व तो आयरलैंड के संविधान से या आयरिश संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति का आपात अधिकार ये आपके जो है जर्मनी से लिए गए हैं और संघ राज्य संबंध आपके ये कनाडा से लिए गए हैं। तो A3B4 बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, निदेशक तत्व तो आयरलैंड, आपातकाल उपबंध जर्मनी और संघ राज्य संबंध कनाडा। और दोस्तों एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। सिर्फ लाइक और शेयर कर दीजिए आप दोस्तों, और आप सभी के लिए ये डेली क्लास लेकर के आएंगे और इसमें जो है टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे पहले टॉपिक में या पहले चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं 50, 60, 70 जितने भी क्वेश्चन होंगे, क्लास छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन आपको कंप्लीट रिवीजन करवाया जाएगा, कंप्लीट क्लास करवाई जाएगी। अगला प्रश्न, ये तो पूरा जो है रिवीजन भी हो रहा है इसमें साथ में और आपका पूरा फुल तैयार भी हो रहा है क्योंकि हम सारे क्वेश्चन की व्याख्या भी साथ में करते जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? खिलाफत सम्मेलन किसके अध्यक्ष चुने गए थे? महात्मा गांधी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने जामियातुल उलेमा के सहयोग से खिलाफत आंदोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में खिलाफत घोषणा पत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था और गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन एक रूप हो गए और मई 1920 तक खिलाफत कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन भी किया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। भारत में द्वैध शासन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया था? तो द्वैध शासन आपका मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार जो आपका 19 में आया था, 1919 में, इसके अकॉर्डिंग किया गया। द्वैध शासन पद्धति संवैधानिक व्यवस्था का एक रूप थी। द्वैध शासन का सिद्धांत सबसे पहले अंग्रेज लियोनेल कार्टेस ने प्रतिपादित किया था जो बहुत दिनों तक राउंड टेबल का संपादक रहा। बाद में यह सिद्धांत 1919 के भारतीय शासन विधान में लागू किया गया और जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताएं थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान, क्या यह सही था? तो यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें पूछ रहा है कौन सी मुख्य विशेषताएं इसमें थी। तो पृथक निर्वाचक मंडल 1909 में आया था, ये 1919 में नहीं आया था, 1909 में आया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन, क्या यह सही है? यस, केंद्र और प्रांतों को विधायी विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन के लिए यहाँ पे बात कही गई है और केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार तथा पुनर्गठन किया गया। दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
युद्ध के बाद भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में जो बदलाव लाए गए वे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसे भारत सरकार ने 1919 भी कहा जाता है, इसके परिणाम थे। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बना दिया गया और इनमें से एक सदन को राज्य परिषद और दूसरे सदन को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत था। केंद्रीय विधायिका की शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सिवाय केंद्र में 2 सदनों की स्थापना के। कार्यकारी परिषद के सदस्य जो कि मंत्रियों के समान थे, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, अर्थात वे सत्ता में बने रह सकते थे चाहे विधायिका के सदस्यों के बहुमत का समर्थन उन्हें प्राप्त हो या नहीं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37। बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको घबराना नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन है। वर्ष 1950 में भारत के संविधान ने भारत के राज्यों को ABC तथा D कोटि में विभाजित किया और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। मुख्य आयुक्त कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, राज्य प्रमुख कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था और राज्यपाल कोटि C तथा D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग सकता है क्योंकि आपने पहली बार हो सकता है देखा हो, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। राज्यपाल कोटि A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, ठीक है। फिर राज्य प्रमुख कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था, जो राज्य प्रमुख है ये कोटि B राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। और मुख्य आयुक्त, यहाँ पे मुख्य आयुक्त कोटि C और कोटि D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है। स्वतंत्रता के उपरांत रियासतों के एकीकरण के दौरान भारत में राज्यों को ABCD वर्गों में विभाजित किया गया था और A राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष राज्यपालों को बनाया गया और तथा राज्य प्रमुख को कोटि B और कोटि C व D राज्यों का कार्यपालक अध्यक्ष मुख्य आयुक्तों का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संविधान सभा 1946 के प्रांतीय निर्वाचनों के आधार पर चुनी गई थी और संविधान सभा से मुस्लिम लीग के निकल जाने के बाद यह पाया गया कि सभा के अधिकतर सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे। उस परिस्थिति में संविधान सभा को किस प्रकार के अपेक्षाकृत अधिक बड़ा सामाजिक आधार दिया गया ये बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न जाति, मतलब अलग अलग जाति जो थे, भिन्न जाति धार्मिक समूहों तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा और देशी राज्यों से प्रतिनिधियों को शामिल करने और आम जनता से लिखित निवेदन मांगने द्वारा भी किया गया। ये आपका यही इसका आधार था। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका व्याख्या देख लीजिएगा। संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार करने पर संविधान सभा को बड़ा सामाजिक आधार देने के लिए विभिन्न जाति समूह और तथा महिलाओं के स्वतंत्र सदस्यों को मनोनीत करने के द्वारा देशी राज्यों के प्रतिनिधि को शामिल करने का प्रयास किया गया तथा आम जनता के लिखित निवेदन भी मांगे गए थे। अगला प्रश्न है 39। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में सन्निविष्ट किया गया था? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या भारत सरकार का कार्य संचालन। जो 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र है, इसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्ष 1950 में भारत के संविधान में सन्निविष्ट किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम 40 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी व्याख्या। भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया और वर्तमान में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है, जो कि राज्य को प्राप्त निर्देश हैं। यह तत्व हमारे राज्य के कल्याणकारी चरित्र को भी प्रतिबिंबित करते हैं और इनके पीछे विधिक सत्य नहीं बल्कि नैतिक बल निहित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 यह कब आपका शुरू हुआ था? द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करेंगे तो और यहाँ पे द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919, द भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1919 और भारत सरकार अधिनियम 1935। अब यहाँ पे याद रखिएगा, आपको कई बार बताया अभी भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। इसमें याद रखेंगे प्रांतों में द्वैध शासन इसमें लगाया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रों में, याद रखेंगे केंद्रों में लगवाया गया था। और फिर यहाँ पे निर्वाचन के सिद्धांत और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 की बात करेंगे तो यहाँ पे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। B4 हो जाएगा। C3B4 किसमें है?
C3B4, यहाँ पे 2 और 1 में है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखेंगे C3 और B4, ठीक है। फिर आपको हो जाएगा द इंडियन काउंसिल एक्ट। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत, ए का 2 हो जाएगा। और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत, जो प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा A2B4 C3D1, ये ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अधिनियम और उनसे संबंधित विशेषताओं की सूचियों का सही मिलान इस प्रकार होगा। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसमें निर्वाचन के सिद्धांत की शुरुआत की गई। इंडियन काउंसिल एक्ट और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का, तो इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई। भारत सरकार ने 1919 की बात करेंगे, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। और भारत सरकार ने 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत होती है। क्वेश्चन नंबर 41, 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की बात करेंगे तो इसमें केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित किया, एकदम सही। प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया, प्रांतीय कार्यकारिणी में, ये भी आपको क्या है, एकदम सही है। फिर भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया गया, नहीं, इसमें संघीय शासन प्रणाली को आरंभ नहीं किया गया था, इसलिए 1 और 2 इसमें सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 यूनाइटेड किंगडम के संसद द्वारा पारित एक विधान था और जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार थी। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत और लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसी में पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया सीमित मात्रा में, और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया। अगला प्रश्न है 42 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माण के लिए बुलाई गई भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बरदलई की अध्यक्षता में एक उप समिति नियुक्त की और इस समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा या अनुशंसाएं दी गई। उत्तर पूर्व सीमांत, असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची, क्या ये सही है, यहाँ पे ये बताना है, ठीक है, तो ये एकदम सही है। फिर असम के समस्त स्वायत्त जिलों में जिला परिषदों का गठन, ये गलत है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। फिर है उत्तर पूर्व सीमांत, असम जनजाति और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 6वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची में ही दिया गया है, 6वीं अनुसूची में ये नहीं है, ठीक है, 6वीं अनुसूची में नहीं है, याद रखेंगे। और उत्तर पूर्व भारत के राज्य क्षेत्रों का सीमांकन, ये भी इसमें नहीं है, तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है, केवल ये हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत के संविधान के निर्माण के लिए निर्मित भारत की संविधान सभा ने गोपीनाथ बारदोलोई की अध्यक्षता में एक उप समिति की नियुक्ति की और इस समिति द्वारा उत्तर पूर्व सीमांत, असम जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्र के लिए 5वीं अनुसूची की अनुशंसा की थी। 43 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद और भारत के संविधान को बनाने में भूमिका थी, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के, तो यहाँ पे 1 और 2 हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। टी कृष्णमाचार्य की बात करेंगे तो ये प्रारूप समिति के सदस्य थे, टी कृष्णमाचार्य ये सदस्य थे, प्रारूपण समिति के सदस्य थे, याद रखेंगे, सदस्य प्रारूपण समिति, तो ये बी का 1 हो जाएगा। फिर एच.सी. मुखर्जी की बात करेंगे तो ये थे आपके उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, सी का 4 हो जाएगा। B.R. अम्बेडकर की बात करेंगे तो ये अध्यक्ष थे प्रारूपण समिति के। तो A2B1 पहला ही ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44, वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण रहा, यह कौन सा कारण था। तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए सभी लोग अगर और एक बार आप सभी अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। ये जो क्लास होगी ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या इस क्लास को लेने के बाद आपको क्वालिटी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से आपको डेली रिवीजन होगा। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ या कोई से भी एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में भारतीय मंत्रियों द्वारा त्यागपत्र देने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो इसका मुख्य कारण था कि प्रांतीय सरकारों की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध का पक्षकार घोषित कर दिया गया था और यही इसका मेन कारण था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान का प्रारूप जैसा विरचित किया गया है वह केवल देश के शासन के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराता है। यह सत्ता में किसी विशेष दल को स्थापित करने की प्रयुक्ति नहीं है, जैसा कि कुछ देशों में किया गया है। सत्ता में कौन हो इसे जनता के विनिश्चयार्थ छोड़ दिया गया है और जैसा कि होना ही चाहिए यदि इस तंत्र को लोकतंत्र के परीक्षण पर खरा उतरना है। संविधान निर्मात्री सभा के विचार विमर्श से उद्धृत उपयुक्त परिच्छेद का श्रेय किसे है? मतलब किसने यह दिया था यह बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, आचार्य जे.बी. कृपलानी। तो इसका श्रेय जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह विचार दिए थे, याद रखेंगे, और इन्हीं के द्वारा यह विचार दिया गया था, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 दिसंबर 1948 को दिल्ली में हुई संविधान सभा की पहली बैठक में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में उक्त वक्तव्य दिया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैबिनेट मिशन 1946 का एक प्रस्ताव नहीं था? इसमें कौन सा है एक जो इसका प्रस्ताव नहीं था? लोकतांत्रिक जनसंख्या शक्ति सिद्धांत के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, ये एकदम सही है। फिर प्रांतों एवं राज्यों के एक भारतीय संघ के लिए उपबंध किया गया, ये भी सही है। संविधान सभा के सभी सदस्यों को भारतीय होना था, क्या ये सही है? यस। फिर संविधान सभा के कार्यकलापों को ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना था, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एकदम स्वतंत्र था ये, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इसके सदस्यों में पैथिक, लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर शामिल थे। इसके सिफारिशों में संविधान सभा के कार्यकलापों का ब्रिटिश सरकार द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित कथनों में से कौन से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था, क्या ये सही है? याद रखना है, तो ये एकदम सही है। 1946 का जो प्रांतीय चुनाव के आधार है, यही इसी आधार पर संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया, ये कथन एकदम सही है। देशी रियासतों या देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। वहां के लोग जो थे ये उनसे राय लेते थे, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर आपका है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ये एकदम सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर प्रश्न है भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निर्देशित की गई हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, प्रिवी काउंसिल अधिकारिता समाप्ति अधिनियम 1949, निवारक निरोध अधिनियम 1950। इसमें कौन सा शामिल है, ये कौन सी निर्देशित की गई है, ये बताना है। तो याद रखेंगे इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 ये निर्देशित की गई है, एकदम सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये भी इसमें निर्देशित की गई है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। भारत के संविधान द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1935 एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 विधियां निर्देशित की गई हैं, ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास हमारी आपकी यहीं समाप्त होती है। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने सभी मित्रों को। और हमारे सभी लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाद में इसी क्लास के आपको PDF बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं या सब इसी कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।